हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज़ प्रियंका द्विवेदी। मैं आप लोगों का एलएन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से पहले जो पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके सिलेबस के बारे में बात की थी, बीए 6th सेमेस्टर 6वें सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है वो आपके थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के बारे में है। आपका पहला पेपर जिसमें आप आहार चिकित्सा एवं उपचारात्मक पोषण के बारे में आपको पढ़ना है, उसी के फर्स्ट चैप्टर पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने सिलेबस पर आप लोगों से डिटेल में बात कर ली थी, उसकी एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया था कि हम लोगों को 6th सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को आपके सिलेबस के फर्स्ट पेपर का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये आपके सिलेबस का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। आज हम लोग बात करेंगे जो आपके फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को आहारीय चिकित्सा एवं उपचारात्मक पोषण के बारे में पढ़ना है। आहारीय चिकित्सा क्या होती है या उपचारात्मक पोषण क्या है और इसकी हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है। देखिए, आहार का हमारे स्वास्थ्य से सीधा सीधा संबंध है और हमारा स्वास्थ्य पूरी तरीके से हमारे आहार पर ही निर्भर करता है। हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, हम जो भी अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, उसका हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम अपने शरीर की आवश्यकता के अनुरूप बैलेंस डाइट या संतुलित आहार ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आप सभी या हम सभी इस बात को बचपन से ही, छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आए हैं कि व्यक्ति को अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना चाहिए और संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर आज के परिवेश को हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि वजह चाहे जो भी हो, चाहे किसी की आर्थिक स्थिति या किसी की बेरोजगारी, किसी का काम, किसी के जीवन शैली, किसी के जीवन जीने का तरीका, दिन भर की भागदौड़ या कुछ भी कहिए, सभी का जो भोजन ग्रहण करने का तरीका है, जो पद्धति है, वो बहुत बिगड़ चुकी है। हम खाना खाते जरूर हैं, लेकिन हम जब भूख लगी, जो मिला वो खा लिया, जैसे जी चाहे वैसे खा लिया, पेट भरने से मतलब है। मैक्सिमम अगर आप देखें तो 80% जो पॉपुलेशन है वो अपने खाने को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेती है। उसे जो पसंद है, जो मन किया वो खा लिया। और भाई, टेस्ट के लिए तो पूरा इंडिया बदनाम है ना। हम सभी डिश पे डिश बनाए जाते हैं, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को खुशी मिलेगी। इवन हम सामने वाले को खुश करने के लिए तमाम तरीके की डिशेस बनाते हैं, तो वहाँ पर हम जिन मसालों का प्रयोग कर रहे हैं या जिस तेल का प्रयोग कर रहे हैं, वो समय के साथ जब रेगुलर किसी की बॉडी में जाता है ना, तो उसके अंदर जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी हेल्थ को खराब करने लगता है। ये हम सभी को पता है। हम कुछ भी खा लेते हैं, तेल मसाला, पकौड़ी, चाट, फुल्की, मीठा, कुछ भी हम डे बाय डे अपने अंदर जो है उसको डालते रहते हैं। भूख लगी, देखा, मन किया, खा लिया। लेकिन इसका रिजल्ट जब सामने आता है तब हमें पछतावा होता है कि आखिर हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। अगर समय रहते हम अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो हमें कभी भी ऐसी अवस्था का सामना ही नहीं करना पड़ेगा कि हम अपने किसी भी प्रिय वस्तु का त्याग करें। भाई, किसी को मीठा पसंद है और वो इतना मीठा खाए कि उसे समय से पहले ही डायबिटीज हो जाए, तो जीवन भर के लिए उसका मीठा तो बंद हो गया ना। तो इससे अच्छा ये है कि रोज आधा ही मीठा खाओ, ताकि जिंदगी भर आधा आधा मीठा खाते रहो। अब वहां से हटिए और अपने पॉइंट पे हम आते हैं और देखते हैं कि थेरेपेटिक डाइट क्या है या आपका जो उपचारात्मक आहार है वो क्या होता है। देखिए, उपचारात्मक आहार का आशय यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को उसकी रोग की स्थिति में या रोग के पश्चात स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है वही उपचारात्मक आहार होता है या थेरेपेटिक डाइट जिसे हम कह सकते हैं। थेरेपेटिक डाइट की अगर आवश्यकता कहिए तो आज के ज़माने में
सभी को है। हम सभी, एक छोटा सा बच्चा भी जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों के पीछे जिस तरीके से भाग रहा है, वो अपने स्वास्थ्य को बहुत जल्दी खराब कर लेता है। और हम चूंकि इसलिए बच्चों को मना करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की इच्छा है, बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम उन्हें स्वाद और प्रसन्नता नहीं, बल्कि उनको जहर दे रहे हैं। समय के साथ ये चीज़ें उनकी बॉडी को हार्म करेंगी। भाई आज देखिए, आज छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज़ हो जा रही है, ओबेसिटी हो रही है, जितने नर्वस कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सिस्टम हिला हुआ है। तो ऐसे में थोड़ी समझदारी दिखाना जरूरी है। अगर बच्चों को या युवाओं को, किसी को भी बैलेंस डाइट दी जाए। बैलेंस डाइट का मतलब क्या? व्यक्ति के उम्र, उनकी शारीरिक, जो उनके कार्य करने की शैली है, जो उनकी अवस्था है, और जो उनका फिजिक का एक, आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कंक्लूजन निकालने के बाद जो उनकी कैलोरी नीड है, जो उनकी न्यूट्रिटिव नीड है, उसके हिसाब से जब उनको भोजन दिया जाता है तो उनका जो है वो स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब आपके लिए समझना थोड़ा सा बड़ा टफ लग रहा होगा कि हम किसी के भी बारे में, घर में 10 लोग हैं तो हम सबकी अगर फूड वैल्यू के अकॉर्डिंग, सबकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम भोजन बनाने लगेंगे तब तो 10 प्रकार का खाना ही हमें बनाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो हम बिल्कुल इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, बशर्ते हम थोड़े से अपने इस साइंटिफिक वेज को यूज़ करके, जो हमारा थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है, जो कि आपके सिलेबस में ही, आपको आपके होम साइंस के सिलेबस में ही आपको पढ़ाया जाना है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। आपके इस सिलेबस में आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वैल्यू का इवैल्यूएशन करना आपको सिखाया जाएगा आपके अगले पेपर में। तो उसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किसी भी फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है और सामने वाले की नीड क्या है, तो उसको कितना देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि अगर एक फ्रूट में किसी को 10% न्यूट्रिटिव वैल्यू उसमें अवेलेबल है और सामने वाले को 20% उस न्यूट्रिटिव वैल्यू की ज़रूरत है, तो आप वो 2 फल अगर उस व्यक्ति को दे देते हैं तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। इसी तरीके से जो उपचारात्मक आहार है वो आज के समय की एक ऐसी आवश्यकता बन गया है जिसमें चाहे कोई बीमार हो या ना हो, किसी को कोई गंभीर बीमारी हो या ना हो, लेकिन निश्चित रूप से उसे अपने आहार को एक चिकित्सकीय आहार, या आप कह सकते हैं कि उपचारात्मक आहार के रूप में ही ग्रहण करना चाहिए, ताकि उसे आने वाले समय में किसी ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। देखिए यहाँ पर जो जॉनथन स्विफ्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा भी था कि द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड आर डॉक्टर डाइट, डॉक्टर क्वाइट एंड डॉक्टर मैरीमन। मतलब इस पूरे विश्व में वे डॉक्टर्स सबसे अच्छे हैं जो आहारीय चिकित्सक हैं। वे शांत भी हैं और खुशमिजाज भी हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर आपका होम साइंस आपको एक थेरेपेटिक न्यूट्रिएंट जो डॉक्टर है वो बनाने का कैपेसिटी रखता है कि अगर आप चाहें तो आप डाइटिशियन बन सकते हो। आप लोगों को डाइट के बारे में कंसल्टेंट बन करके उनको सुझाव दे सकते हैं कि आप किस तरीके से भोजन को ग्रहण कीजिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस पर काम करना चाहें तो ये आपके लिए एक अच्छा स्कोप अवेलेबल है। तो देखिए कभी भी व्यक्ति जो है वो ये नहीं चाहता कि उसे किसी भी प्रकार की बीमारी हो और उसका पसंदीदा भोजन उससे दूर हो जाए। तो आज के समय में आप देखिए तमाम लोग हैं जो ना चाहते हुए भी अपनी ऐसी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं जिसकी वजह से उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनसे बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी डाइट के बारे में विशेष ख्याल रखे और वही भोजन ग्रहण करे जो उसकी शरीर की आवश्यकता का प्रेफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आहारीय चिकित्सा में हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रोग की अवस्था में या रोग से निकलने के बाद उसे हम आहार प्रदान करते हैं जिससे उसे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो सके। ठीक है,
अब जैसे देखिए कि बहुत सारे ऐसे जो रोग होते हैं या चोट होती है, संक्रमण होता है, जो हमारा मेटाबॉलिक रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन आती है, ऐसे में किसी न किसी पोषक तत्व की जो न्यूनता हो जाती है उससे हमारी पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है। और जब पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है तो हमारे पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की जो पोषक तत्वों की मात्रा की जो आवश्यकता है उसका भी जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो जिसकी वजह से पूरा जो पोषण सिस्टम है वो अवरोधित हो जाता है और हमारा पूरा सिस्टम जो है वो सिस्टम में उथल पुथल मच जाती है, पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिस्टर्ब हो जाता है और जो पोषक तत्व की आवश्यकता हमारे शरीर को है वो समुचित समय पर समुचित स्थान पर नहीं मिल पाती है। इसी वजह से हमें कोई ना कोई समस्या होती है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे देख लीजिए कि डायबिटीज़, जो आजकल 90% लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं, एकदम परेशान हैं, क्योंकि उन लोगों को डायबिटीज़ की वजह से मोटापा भी, मान लीजिए कि बहुत लोगों को मोटापे की वजह से भी हो रहा है, बहुत लोगों को उनके अनुवांशिक कारणों की वजह से हो रहा है, किसी भी रीज़न से हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आहारीय चिकित्सा वे लेते हैं तो आहार के नियंत्रण के द्वारा वे इस डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से मुक्ति भी ग्रहण कर सकते हैं और उससे होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी अवॉइड किया जा सकता है। या आपका कोलेस्ट्रॉल, जैसे मान लीजिए कि अगर मीठा और चावल छोड़ दिया जाए या जो जितना भी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर मात्रा में जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उन भोज्य पदार्थों को अगर अवॉइड किया जाए तो हम देखेंगे कि हम डायबिटीज़ से लड़ सकने में सक्षम हो पाते हैं। वहीं देखिए अगर किसी को कार्डियक बीमारी है, किसी को दिल की बीमारी है, तो कोलेस्ट्रॉल, ऑयल से रिलेटेड घी, तेल अगर वर्जित कर दिया जाए और कुछ उससे मतलब उनकी बीमारी से संबंधित जो प्रभावी पोषक पदार्थ है या प्रभावी भोज्य पदार्थ है उसको निकाल करके अगर जब हम उस भोजन को शोधित करके उन्हें प्रदान करते हैं तो उनकी समस्या भी दूर होती है और उस बीमारी से निकलने में उनको आसानी भी होती है। इसलिए जब भी हम किसी बीमारी में या किसी भी बीमारी के कारण भोजन को सुधार कर या उनमें से प्रभावी पोषक खाद्य पदार्थों को निकाल कर जब हम आहार का आयोजन करते हैं तो व्यक्ति जो है वो बीमारी से निकल पाने में सक्षम हो पाता है। यही जो आहार है वो उसका चिकित्सकीय आहार कहा जाता है, या आप कह सकते हैं कि उसका उपचारात्मक आहार है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर ये बात करने के बाद हमें ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ये जो आहारीय चिकित्सा है, ठीक है, इसके सिद्धांत क्या हैं, किन सिद्धांतों पर आहारीय चिकित्सा काम करती है, आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर आहारीय चिकित्सा में ध्यान देते हुए ही हमें आहार का आयोजन करना है। जब भी हम किसी रोगी के लिए आहार का आयोजन करते हैं, विशेष तौर से जो उसका उपचारात्मक आहार है, तो उस आहार के आयोजन से पूर्व हमें इन सिद्धांतों पर विचार करना चाहिए। अब ये सिद्धांत क्या हैं, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो किसी भी रोगी की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही उसे उपचारात्मक आहार का सजेशन या उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अब जैसे अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उसे डॉक्टर या जिस सलाहकार के द्वारा, जिस डाइटिशियन के द्वारा आहार का आयोजन किया जा रहा है, उसने उसे दिन में या रात में दोनों वक्त जो महंगे भोज्य पदार्थ हैं जैसे कि पनीर, अंडा, मांस, मछली या दूध, दही, ऐसे भोज्य पदार्थों का सजेशन अगर दिया जा रहा है जो कि उसकी आर्थिक स्थिति में लगातार उसको ग्रहण कर पाना उसके लिए संभव नहीं है,
तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि वो व्यक्ति उस सलाह की पर्ची को तो रख लेगा, लेकिन चूंकि उसकी आर्थिक स्थिति इसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो वो उसको ग्रहण ही नहीं करेगा, इसलिए उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। तो जब भी हम किसी रोगी के लिए या रोग के पश्चात व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार आयोजन का सलाह देते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक रोगी जिसे आहार आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए, वह शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये जानना जरूरी है। अब आपको पता ही नहीं है कि व्यक्ति शाकाहारी है कि मांसाहारी है और आपने एज ए डाइटिशियन उसको सलाह दे दिया कि आप प्रतिदिन 2 अंडा खाइए, नहीं आपको प्रतिदिन जो है वो मछली खाना जरूरी है, तो वो व्यक्ति कैसे करेगा? फिर वो कंफ्यूज होगा कि भाई जो पोषक पदार्थ अंडे में मिलता है वो किसी शाकाहारी चीज़ों में तो मिलता नहीं है, तो छोड़ो कौन खाता है, तो फिर उसकी पूर्ति उसके शरीर में कैसे होगी? बल्कि ये जब हमें ये पता होगा कि व्यक्ति शाकाहारी है तो अंडे के स्थान पर हम उसे सोयाबीन, दूध या फिर उसे पनीर, इन चीज़ों को खाने की सलाह दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि जो रोगी है या जिसे भी उपचारात्मक आहार की आवश्यकता है वह व्यक्ति किस प्रकृति का है, वह शाकाहारी है या मांसाहारी है। अगली बात करें तो रोगी के आहार संबंधी इतिहास की जानकारी होना एक डाइटिशियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रोगी है वो किस प्रकार के भोज्य पदार्थ को बहुत आसानी से उसका शरीर एक्सेप्ट करता है, पचा पाता है। क्योंकि देखिए कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको दूध पीने से क्या होता है, एसिडिटी होने लगती है या उनको अपच होने लगेगा। वहीं किसी को दही खाने से उनकी प्रकृति जो है कैसी होगी, ठंडी होगी तो उनको कफ बनने लगेगा, उनको इस तरीके की समस्या होने लगेगी। कितने लोगों को मशरूम खाने से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को भिंडी से एलर्जी है, किसी को सूरन से एलर्जी है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि वो सबकी प्रकृति बिल्कुल सेम तो होगी नहीं। तो अगर ऐसा कुछ है, सामने वाले के साथ कुछ इस प्रकार की समस्या है, तो निश्चित रूप से डाइटिशियन के द्वारा ये प्रश्न पूछ लिया जाना चाहिए कि आपके भोजन में कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जिससे आपको कोई इस प्रकार की समस्या है। तो ये जानने के बाद हम उसके आहार का आयोजन आसानी से कर पाते हैं। जैसा कि मैंने अगले पॉइंट में आपसे बताया भी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भोज्य पदार्थ से एलर्जी है तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। आहार के आयोजन से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि सामने वाले को किस भोज्य पदार्थ से एलर्जी है, ताकि हम उसे उस भोज्य पदार्थ की सलाह न दें। व्यवसाय का तात्पर्य ये है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार का काम कर रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो कब से कब तक घर पे है, कब बाहर है, तो वो आपके द्वारा सुझाए गए आहार का जो तालिका है या जो आपने उसको आहार के लिए सजेस्ट किया है तो वो उसको ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे कई बार आज के समय में आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आपको आपकी डाइट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इतने बजे ये लीजिए, इतने बजे ये लीजिए, इतने बजे ये लीजिए, आप ये तब खाइए, ये तब खाइए। लेकिन भाई आपका काम करने का तरीका क्या है ये उस ऐप वाले को तो पता है नहीं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे आप आहार आयोजन करवा रहे हैं, अगर आपने उसको नहीं बता रखा है कि आप जो है वो 9 से 5 9 to 5 जॉब में हैं, या फिर आप एज ए स्टूडेंट घर से बाहर रहते हैं, आप तैयारी कर रहे हो, आप कहीं बाहर रह रहे हो, तो आपको बिल्कुल घर के तरीके से भोज्य पदार्थों को पकाना बनाना ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वैसी स्थिति में आपकी जीवन शैली के अनुसार, आपके तौर तरीके के अनुसार, आपके काम के अकॉर्डिंग जो आपका डाइटिशियन है आपको वो सलाह देगा कि आप किस तरीके से अपने पोषक आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे। यानी कि आहार चिकित्सा में आहार के आयोजन से पहले काम करने वाले या घर पे रहने वाले जैसी भी व्यक्ति की जो जीवन शैली है उसके अकॉर्डिंग उसको आसानी हो
आहार ऐसा सजेस्ट कीजिए जिससे उसकी बीमारी भी दूर हो, उसको स्वास्थ्य लाभ भी मिले और उसको जो है उसे ग्रहण करने में आसानी भी हो, वो ईजी फील करे। अगर वो बिल्कुल भी परेशानी फील करेगा तो उसे बहुत 2 या 3 दिन फॉलो करेगा, अधिक से अधिक 1 हफ्ता फॉलो करेगा, फिर उसके बाद वो उसको छोड़ देगा। तो आपका उद्देश्य तो अधूरा रह गया ना। आपने एज ए डॉक्टर अगर उसको सजेस्ट किया है तो उसको लाइफ टाइम वो अपनी हेल्थ को कैसे सही रख सकता है, आपने तो उसके लिए उसको सजेस्ट किया, लेकिन आपका तरीका इतना बेढंगा था कि उसको वो बहुत दिनों तक लेकर के नहीं चल सका, फिर वो आपसे आगे जुड़ेगा ही नहीं, फिर आपका उद्देश्य तो अधूरा ही रह गया। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझिए कि वो किस प्रकार के व्यवसाय या कार्य की शैली से संबंधित है। अगला पॉइंट है आवश्यकता अनुसार पोषक पदार्थ। बिल्कुल सही। जैसे हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया में कोई भी एक जैसा नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होता है। तो अगर व्यक्ति भिन्न है तो उसकी आवश्यकताएं भी भिन्न है। भाई सबका काम अलग है, सबका शारीरिक बनावट अलग है, सबकी जीवन शैली अलग है, तो सबकी पोषक मूल्य आवश्यकताएं भी अलग अलग होंगी। अब उन अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप या अलग अलग अवस्थाओं के अनुरूप आप देखिए एक ही व्यक्ति के जीवन में कई सारी ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिसके अनुसार उसे अपने भोजन में परिवर्तन करना पड़ता है। अब जब बच्चा बिल्कुल छोटा है तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो केवल दूध से पूरी हो रही है, पहले माँ के दूध से, फिर बाहरी दूध से, गाय के दूध से, भैंस के दूध से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पूरी हो रही है। उसके बाद धीरे धीरे दाल के पानी से, फलों के जूस से, फलों के जेली से या इस तरीके से वो अपनी आवश्यकता को पूरी कर रहा है। जब धीरे धीरे वो अनाज खाने लगता है तो उसके भोजन की जो आवश्यकता है ना उसकी एक वैल्यू माता के द्वारा डिसाइड की जाती है कि हाँ इतना खाने में बच्चे का पेट भर जाएगा। वो हर 2 घंटे 3 घंटे पे उसको बकायदा कुछ बना के, सूजी बना के, दलिया बना के, साबूदाना बना करके, दाल चावल, फ्रूट का कुछ और या कॉर्नफ्लेक्स हुआ, इन चीज़ों को पूरे दिन की रूटीन में माता बच्चे को देती है जिससे उसका विकास अच्छी तरीके से होता है। जब बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होने लगता है तो उसे खुद से भोजन ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चा खुद से रोटियों को तोड़ना, फिर उनको चबाना, ये लगभग 3 साल 3.5 साल की अवस्था में होता है। तब तक तो माता के द्वारा ही उसका पूरी तरीके से देखभाल और पोषण किया जाता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता है तो वो भाई आधी रोटी खा रहा था, थोड़ा उतने में ही उसका न्यूट्रिशन पूरा हो जा रहा था। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, 10 साल का हुआ तो उसने 2 रोटी खाना शुरू कर दिया, थोड़ी चावल लेना शुरू कर दिया, दाल लेना शुरू कर दिया, मतलब एक कंप्लीट जो थाली थी उसकी पूरी हो गई। लेकिन हाँ, हम सभी को पता है छोटे बच्चे हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं। अच्छी जो नेचुरल वेजिटेबल्स जितनी भी आए, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को हर सब्जी पसंद है। स्पेशली बच्चों को सब्जी पसंद नहीं आती है, उनको चटपटा भोजन चाहिए। हम जो उसको खिलाना चाहेंगे उनको जरूरी नहीं कि वो चीज़ें इजीली पसंद आ जाए। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बच्चे की न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं हो रही है। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हो रहा है, मान लीजिए बच्चा था और बड़ा हुआ, उसकी शारीरिक जो जब वो वयस्क काल में पहुंचा तो उसके शरीर के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी आवश्यकता अनुसार उनका पोषण होना चाहिए, उनका संतुलित भोजन उस प्रकार होना चाहिए। युवा अवस्था में जाने के बाद जब उनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उनकी आवश्यकता सर्वोत्तम होती है। वहीं स्त्रियों में आप देखिए तो गर्भावस्था के दौरान या धात्री अवस्था के दौरान जो उनकी कैलोरी नीड है वो जो है वो सबसे अधिक होती है। काम करने वाले जो लोग शारीरिक श्रम करने वाले हैं उनकी भी कैलोरी की आवश्यकता अधिक होती है। वहीं मेंटल लेवल पर काम करने वाले लोगों की जो कैलोरी वैल्यू होती है वो शारीरिक श्रम करने वाले लोगों की अपेक्षा कम होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की जो कैलोरी नीड है वो डिफरेंट होती है। जब कैलोरी नीड डिफरेंट है, सबके काम के अनुसार है, तो काम के अनुसार पोषक वैल्यू भी सबकी अलग अलग होगी। किसी को अधिक शक्ति की आवश्यकता है तो उसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा है। वहीं किसी का मेंटल काम ज़्यादा है, उसे मानसिक तौर पर श्रम करना पड़ रहा है, तो उसके लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो प्रोटीन है, जो आपका कैल्शियम है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर उसकी पूर्ति होना आवश्यक है। अर्थात आहार का आयोजन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति का
कार्यशैली, कार्य क्षेत्र क्या है, उसकी अवस्था क्या है, उसकी कैलोरी नीड क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके पोषक पदार्थों की वैल्यू भी जो है वो उसकी थाली में सजाते हैं। जनरली भारत में देखा जाए तो भोजन का 60 से 65% जो भाग होता है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है, उसके बाद प्रोटीन के द्वारा, और उसके बाद जो है वो वेजिटेबल्स यानी कि आपका मिनरल्स, फैट, विटामिन, इन सब चीज़ों की बारी बाद में आती है, उनकी मात्रा धीरे धीरे और माइन्यूट होती चली जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए रोग की अवधि, भाई कोई भी रोग कितने दिनों का है उसके अकॉर्डिंग भी आहार का आयोजन किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को मलेरिया हुआ है तो मिनिमम तो 1 हफ्ते तक तो वो रहेगा ही रहेगा, तो 1 हफ्ते की बीमारी में किसी को एक ही भोजन रोज रोज दिया जा रहा है, फिर भी वो कोशिश करेगा कि सरवाइव कर ले। खिचड़ी दी जा रही है, जौ का पानी दिया जा रहा है, दाल का पानी दिया जा रहा है, फ्रूट दिया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से मतलब लाइट जो कह सकते हैं कि जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लाइट कम है वो भोज्य पदार्थ उनको दिए जा रहे हैं जिसको पचना आसान है, तो वो उसको अच्छी तरीके से कंज्यूम करके उनका डाइजेशन अच्छी तरीके से होगा। वहीं जैसे मान लीजिए कि कोई बीमारी ऐसी है कि जिसकी अवधि 2-3 महीने है, अब किसी का ऑपरेशन हुआ है, किसी को कोई ऐसी तकलीफ है तो उसके अनुसार उसको भोजन दिया जा रहा है। अब किसी का ऑपरेशन हुआ है और उसको आप क्या कर रहे हैं कि एक ही खाना रोज 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 दे रहे हैं, तो क्या वो खाना चाहेगा? नहीं, वो खाना भी नहीं चाहेगा क्योंकि उसको वो टेस्ट नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, उसको न्यूट्रिटिव वैल्यू भी पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, तो उसमें वैरायटी लाई है, उसमें वैरायटी लाना पड़ता है। इसके लिए ये जानना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी रोग से ग्रसित है, अगर हम उसे उसका उपचारात्मक आहार दे रहे हैं तो वहाँ पर हम उसके रोग की अवधि के अनुरूप जो वेरिएशन है भोजन में उसको भी लाएं, और ये भी ध्यान रखें कि उसकी जो न्यूट्रिटिव नीड है वो कंप्लीट हो। ये नहीं कि अब हमने यहाँ पर आपको कह दिया कि आप रोग की अवधि ज़्यादा है तो आप उसको बदल बदल के भोजन दीजिए, तो फिर आप उसके रोग की व्यवस्था को भूल जाइए, उसको बाईपास सर्जरी हुई है और आप उसको रोज पूड़ी तल के खिला रहे हो, नहीं, तो ये चीज़ उसके लिए नुकसानदायक है। आप उसके भोजन को बदलिए, कभी दूध से बना हुआ पदार्थ दे रहे हैं तो फिर कभी आप उसको सोयाबीन दीजिए, फिर कभी आप उसको मतलब ऑयल से दूर रखिए, उसको वेजिटेबल ज़्यादा दीजिए, उसको कार्बोहाइड्रेट दीजिए, प्रोटीन दीजिए, लेकिन आप उससे फैट को बचा के रखिए, ठीक है, उसको रसेस ज़्यादा दीजिए। इस तरीके से हमें उसके आहार का आयोजन करना है। आहारीय परिवर्तन, अभी मैंने वही बताया आपको कि भोजन जब हम देते हैं किसी भी रोगी को तो उसके आहार में परिवर्तन होना आवश्यक है। हाँ, कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी बीमारियों में हम रोगी को अपनी इच्छा अनुरूप ही उसको आहार देना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं कि किसी भी रोगी को रोग की समस्या लंबे समय से हो रही है तो हमें डॉक्टरी सलाह के अनुरूप ही उसके आहार में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे देखिए कि किसी को बुखार हो जाता है या किसी को कोई टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, विशेषकर आजकल टाइफाइड ज़्यादा हो रहा है, या आप देखिए अभी डेंगू बहुत ही बड़े स्तर पर लोगों को हो रहा था, तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर से हम ये पूछ रहे थे कि डॉक्टर इनको क्या दिया जाए जिससे इनकी प्लेटलेट्स इंप्रूव हो जाएं और इनके भोजन में ऐसा कौन सा परिवर्तन किया जाए जिसके द्वारा जो इनको रोग से लड़ने की क्षमता इनके अंदर जो कम हो गई है वो बहुत ही जल्दी फिर से अच्छी हो जाए और फिर से रिकवर कर ले। तो वहाँ पर हमने अपने इस सलाह का प्रयोग कर लिया, तो हमने डॉक्टर से पूछ लिया। अब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इनको पपीता दीजिए, इनको कीवी दीजिए, इनको विटामिन सी युक्त जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनको मैक्सिमम दीजिए, तो हमने उनकी सलाह को माना और फिर हमने उसी अनुसार उनके आहार में परिवर्तन कर लिया। अच्छा, अवस्था एवं पसंद, बात अवस्था की अगर की जा रही है तो भाई बीमार जरूरी थोड़ी है कि केवल हट्टा कट्टा व्यक्ति बीमार पड़ता है, हट्टा कट्टा व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ता है। यानी हट्टा कट्टा से आशय यह है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है और अपने कार्य का संपादन बहुत बेहतरी से कर रहा है तो वो बीमार तो कम पड़ेगा ना, लेकिन जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके दांत टूट गए हैं, जो बैठने उठने की स्थिति में नहीं है, अब ऐसे लोग बीमार हैं और आप उनके भोजन का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। आप उनको रोटी दे रहे हैं चबाने के लिए, आप उनको पूड़ी दे रहे हैं, आप फल के नाम पे उनको सेब दे रहे हैं, अमरूद ला करके दे रहे हैं,
तो भाई जब दांत है ही नहीं तो उन भोज्य पदार्थों का सेवन उनके द्वारा कैसे होगा। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि अवस्था का भी ध्यान रखिए कि उनके द्वारा इस भोजन का कंजप्शन किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, और उनको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए आहार का आयोजन करना चाहिए। संवेगात्मक सहयोग, कई बार जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति होती है ना रोग के समय, वो बहुत बुरी हो जाती है। जैसे कि मिजल्स में, मम्स में, या आप देखिए कि किसी को प्लेटलेट ही डाउन हो जा रहा है या टाइफाइड हो जा रहा है, या किसी को अगर कोई बड़ी बीमारी है, किसी को कार्डियक अटैक आया हुआ है, किसी का बीपी हाई है, तो कोई दिक्कत हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार बैठ कर के प्रेम से बात करना, सामने वाले को एक मोरल सपोर्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो भी आहार के साथ साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोगी के साथ बैठकर थोड़ा समय बिता रहे हैं और उनको अपने होने का प्रबल प्रमाण दे रहे हैं, तो वो भी उस व्यक्ति के रोग की दूरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। उचित पकाया एवं सजाया गया भोजन, कई बार हम क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में या जानकारी न होने की वजह से भोजन को समुचित विधि के द्वारा पकाते नहीं हैं और उसको ऐसे ही रोगी के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी का ऑपरेशन हुआ है और वो अभी ऑपरेशन से बाहर आया, 1-2 दिन के बाद तो ही भोजन दिया जाता है। उसके बाद उसको तुरंत आपने आधी पकी हुई खिचड़ी पहुंचा दी, तो क्या वो खाएगा? उसको अच्छा लगेगा? उसको 2 दिन से ग्लूकोज चढ़ रहा था और अभी उसको खाने के लिए भोजन मिला है, आपने उसको ना तो सजाया, ना उसमें तड़का थोड़ा सा लगाया, ना उसका स्वाद का ध्यान रखा। आपने दाल चावल हल्दी नमक मिला के पकाया, 1 सीटी चढ़ाई और उसको ले जा करके दे दिया खाने के लिए। वो खाएगा? नहीं खाएगा, उसका मन खिन्न हो जाएगा। वही भोजन, वही खिचड़ी अगर आप थोड़ा सा उसमें और सब्जियां मिला के, दाल चावल के साथ अगर नमक हल्दी आपने डाल रखी है, थोड़ा सा देसी घी से आप उसको तड़का लगा दीजिए, हल्का सा धनिया जो है उस पर स्प्रिंकल कर दीजिए, तो देखने में वो इतनी खूबसूरत दिखेगी ना कि खाने के लिए अट्रैक्ट हो जाएगा, तो भी वो खा लेगा। अब जैसे छोटा सा बच्चा ही है, मान लीजिए वो उसकी तबीयत खराब है, उसको बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, उसको कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो वैसे में अगर आप उसको भोजन पनीर का टिक्का बना करके खूबसूरत से अगर आप उसको सजा वजा करके दे रहे हैं, तो उसके न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाएगी। वही आप उसको दाल चावल और ऐसे पनीर भूज के दे दिए, लो खाओ, खाएगा? नहीं खाएगा, क्योंकि बच्चे विशेष तौर से खाने को सबसे पहले देखते हैं कि वो अट्रैक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, टेस्ट तो बाद में पता चलता है, पहले उनका अट्रैक्शन होना चाहिए। इसलिए खाने को उचित विधि से पकाइए, फिर उसके बाद उसको खूबसूरत सजाइए, फिर रोगी को या किसी को भी परोसने से पहले कम से कम इस बात का ध्यान होना चाहिए। शारीरिक अवस्थानुरूप कहने का आशय यह है कि शरीर की जो अवस्था है, यानी वो किस अवस्था से होकर के गुजर रहा है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, बालक है, किशोर है, युवा है, प्रौढ़ है या वृद्ध है, उसकी जो अवस्था है उसी के अनुरूप हमें उसके भोजन का आयोजन करना चाहिए। अब इन सारी बातों का कुल निष्कर्ष ये है कि आप जब भी किसी रोगी के लिए चिकित्सकीय आहार का आयोजन कर रहे हैं, तो आपको आहार आयोजन की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आहार आयोजन की संपूर्ण जानकारी में कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सभी फूड ग्रुप्स के बारे में, जो खाद्य प्रवर्ग हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको प्रत्येक खाद्य वर्ग से एक एक भोजन लेकर के और उसकी थाली में आपको उपचारात्मक आहार का आयोजन करके देना है, ताकि उसके न्यूट्रिशन की भी पूर्ति हो रही है, उसके पोषक मूल्यों की भी पूर्ति हो रही है, उसे स्वास्थ्य लाभ भी मिल रहा है, उससे रोग से लड़ने के लिए जो उचित पोषण की आवश्यकता उसकी है वो भी उसकी पूरी हो रही है। मतलब एक पंथ कई काज वाली भाषा का इस्तेमाल करें अगर इस पॉइंट का देखें, तो आपके द्वारा आयोजन किया गया आहार ऐसा हो जो एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा हो। और वहीं पर अगर आपसे एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और आप
रोगी के रोग के विपरीत आहार का आयोजन कर देते हैं तो वह व्यक्ति को और जल्दी रोग से ग्रसित होकर के नुकसान की स्थिति तक ले जाने के लिए उत्तरदायी बन जाता है। अब जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है और आप उसको रोज चावल खिला रहे हो, उसको रोज मीठा खिला रहे हो, आप उसको रोज आलू खिला रहे हो, तो वो उसको नुकसान ही तो करेगा ना। ठीक है, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए अरे खा लीजिए, अरे खा लीजिए, तो उसने खा तो लिया, लेकिन वो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसके लिए उसकी परेशानी का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाएगा। वहीं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो और आप उसे इन सब चीज़ों से बचा के रखते हो तो वो व्यक्ति, चूँकि जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो वो आपका कुछ विशेष तो है, चाहे वो अगर आप एज ए डाइटिशियन ही अगर किसी को सजेस्ट कर रहे हैं तो आखिर वो आपका पेशेंट है ना, और आपकी उसके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि आप उस परिस्थिति से उसको बाहर लेकर के आएँ। तो ऐसे में आपको आहार आयोजन करने से पहले आहार आयोजन के जो विभिन्न नियम सिद्धांत हैं उन सभी की जानकारी होना आवश्यक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, यूजफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक तो कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और भी लोगों तक, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए ताकि लोग इससे फ़ायदा ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।